खबरदार कोई हिला तो गोली मार दूंगा, मैंने पुलिस वालों की तरफ पिस्टल लहराते हुए कहा। ये कहते हुए मैं जानबूझकर बक्का राजस्थानी के पास पहुंचा था। इसके साथ जीवन राम था। इनकी तरफ देखकर कहा, भागो। वो एकदम से भाग निकले। इसी लम्हे फायरिंग होने लगी। हम वहां से भागे और कार में आ गए। वो दोनों पीछे बैठ चुके थे। मैंने कार एक जानिब जाने वाली सड़क पर मोड़ी और तेज रफ्तारी से निकल गया। कुछ देर हमारे दरमियान खामोशी रही। थोड़ा सा आगे जाकर शहबाज ने तबसरा करने वाले अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, अब यह इलाका महफूज नहीं, हो सकता है हमें घेर लिया जाए। अब करना क्या है, मैंने पूछा। जितनी जल्दी हो सके वापस लाहौर चलो, उसने कहा। ओके, मैंने कहा और रफ्तार मजीद बढ़ा दी। तकरीबन 20 मिनट बाद जब हम बड़ी सड़क तक पहुंचे तो शहबाज ने पूछा, जीवन राम, तुम्हारा पार जाने का कोई बंदोबस्त हो सकता है तो सही, लेकिन तलाश करना पड़ेगा। जीवन ने मुनमुनाते हुए कहा, देखो सीधी सी बात है, जिस मकसद के लिए तुम्हें जेल से छुड़वाया गया था वो तुम लोगों ने पूरा नहीं किया। हमसे कोई राब्ता किया अब तक? पूजा के बारे में एक भी बात बताई? उसने पूछा। मुझे कोई काम करने का मौका तक नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता था? वो धीमे से बोला तो शहबाज ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो बदही पकड़ी ना जाती तो शायद तुम दोबारा हमें कभी ना मिलते। ये तो हमारे गुमान में भी नहीं था कि तुम दोनों यहां हो। ठीक है, हमने वादा खिलाफी की है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमें जाने दो तो। उसने कहा तो राजस्थानी बोला, अली मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन तुमने मुझ पर हमेशा एहसान किया है। इस बार हमें जाने दो। अगर अपने बाप का तुखम हुआ तो जरूर इसका बदला दूंगा। एक रांगड़ का वादा है, उसने कहा तो मैं कार रोकते हुए बोला, हमने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें वहां से बचा लाए, वरना अब तक तुम सड़क पर मरे पड़े होते। अपनी बात पर कायम रहना। अब उतरो और दौड़ जाओ। तुम आजाद हो, यहां रहो, पार जाओ, जो मर्जी करो। शहबाज ने कहा तो वो दोनों उतर गए। हमने पलट कर भी उन्हें न देखा और चल दिए। अब समझ आई इतना ड्रामा सिर्फ इन दोनों को बचाने के लिए किया गया। हो सकता है कहीं काम आ जाए, मैंने कहा तो उसने सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, इंस्पेक्टर की तुम मौज लग गई, चल कोई नहीं। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और कार की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ा सा सफर करने के बाद मैंने पूछा, अब ये दोनों पार चले जाएंगे? ना गए तो भेज देंगे, तुम अब फिक्र ना करो, उसने इत्मीनान से कहा तो मैंने निगाहें सड़क पर मरकूज कर दी। मेरी आंख खुली तो दिन काफी चढ़ आया था। घर में सन्नाटा था। मैं फ्रेश होकर लाउंज में आया तो सावरी वहां बैठी टीवी देख रही थी। मेरा एहसास पाकर उसने टीवी बंद कर दिया। मैंने सोफे पर बैठते हुए पूछा, कल जिस वक्त तुम शानजे की तरफ गई थी तो मैं पहले ही चली गई थी, वो गुंडे बाद में आए थे। उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूरी बात कह दी। वो लम्हा भर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, नाश्ता लाऊं? हाँ लाओ, मैंने धीमे से कहा और उठकर बाहर चला गया। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो बोला, सर जी कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने आपका पूछा, फिर अंदर जाने और आपसे मिलने की जिद करने लगे। फिर अचानक इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। असल में वो अंदर दाखिल होना चाहते थे। फिर कैसे पकड़े गए, मैंने पूछा। बस इनकी फायरिंग करने की देर थी, सामने से एकदम फायरिंग हुई तो वो परेशान हो गए। कोशिश यही थी कि मरे कोई नहीं, बस फिर पकड़कर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ये कहकर वो थाने इतला करने, पुलिस के आने और इन्हें पकड़ने की रोदाद सुनाने लगा। मैं वापस लाउंज में आ गया। इस वक्त मैं नाश्ता कर चुका था जब शहबाज का फोन आया। कब तक पहुंच रहे हो ऑफिस? जब तुम कहो, मैंने यूं ही कह दिया। आ जाओ यार, यहाँ कुछ बातें डिस्कस करते हैं, उसने सुकून से कहा तो मैं बोला, मैं बस निकलता हूँ, जरा थाने से होकर आता हूँ। छोड़ थाने को, इनमें से एक ही बंदा था, वो सेफ हाउस में मौजूद है। बाकी सारे मकामी गुंडे थे, इन्हें पता ही था कि वो क्या कर रहे हैं। उसने कहा तो मैं बोला, तो फिर मैं ऑफिस आकर क्या करूंगा? अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। तुम्हारे घर पर हमला करने वाले पूजा ही के लोग थे, वो जो अपने फोन की वजह से यहीं कहीं करीब दिखाई देती थी ना, उसी के लोग थे। इनका कोई प्लान था, वो क्या था मालूम हो जाएगा। यह हमला इन्होंने अचानक किया था। यही प्लान होगा ना कि अगर पूजा पकड़ी जाए तो सावरी को उठा लिया जाए, यही बैकअप रखा होगा। खैर ये तो हो जाएगा। वो जो रात फोन आया था मुझे, जिसे तुमने कहा था कि नजरअंदाज ना करूं, उसका कुछ पता चला? यही तो बात है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे पूजा का फोन था। इसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। यही तशवीश की बात है। पूजा से जान छुड़ाई तो ये कोई दूसरा आ गया। उसने दबे दबे गुस्से में कहा, चलो कुछ करते हैं उसका भी। मैंने इत्मीनान से कहा, चल ठीक है। उसने कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। तभी मैंने सामने देखा, सावरी मुझे गौर से देख रही थी।
उसके होठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट थी। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा। क्या देख रही हो? मैंने बड़े प्यार से पूछा। ऐसे ही बस। क्या मैं तुझे देख भी नहीं सकती? उसने मुस्कुराते हुए बड़े मान से कहा। तो मैंने हंसते हुए पूछा, हाँ मुझे ही देखना है। वैसे कल अगर तुम यहाँ होती तो क्या करती? अली, जब तक मैं रूही में थी ना, वहां जिंदगी के मानी ही कुछ दूसरे थे। जब से तुम्हारे साथ मिली हूं, जिंदगी मेरे लिए क्या हो गई है ये शायद तुम नहीं जानते। मैंने तन्हा रहना सीख लिया है। इंसान मौत ही से डरता है ना। जवानी है, अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, लेकिन मेरी फिक्र मत किया करो। मैंने जिस वक्त तुमसे शादी की थी, मुझे सब मालूम था कि मुझे कैसे रहना है। सावरी, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तुम्हारे लिए मेरे जज्बात तब भी वही थे, अब भी वही हैं। तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो। मैंने कहा तो मेरे लहजे में ना जाने कहां से प्यार से मटाया था। मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता, बल्कि अगर आपको अपनी मोहब्बत पर एतमाद है ना, तो मोहब्बत आजादी देती है। अगर कोई भटके तो उसका मतलब है मेरी मोहब्बत में कोई कमी हो गई। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, सावरी तुम मेरा हौसला हो। मैंने मोहब्बत से लबरेज अंदाज में कहा तो उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इन लफ्जों को वो अपने अंदर उतारना चाहती हो। वो चलने में यूं ही बैठी रही। फिर जब उसने आंखें खोली तो मैंने कहा, चलो तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलकर। नहीं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो अपने घर से ज्यादा पुरसकून जगह क्या हो सकती है। मोहब्बत माहौल की मोहताज नहीं होती। उसने कहा और उठकर मेरे पास सान बैठी। इस वक्त सावरी मुझे किसी दूसरी दुनिया से आई मखलूक लग रही थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। मैं और शहबाज कसूर के गांव नथवाला के करीब एक डेरे से निकल रहे थे। हमारे साथ एक शख्स था जिसने मुझे सरहद पार करवानी थी। हम BRB नहर पार करके एक अच्छे रास्ते पर हो लिए। सामने बाढ़ की तेज रोशनियां दिखाई दे रही थीं। शहबाज ने दरख्तों और पौधों के छोटे से झुंड में गाड़ी रोक दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और जज्बाती लहजे में कहा, ओए मामा, अब देख क्या रहा है, चल जा, अब सावरी का ख्याल रखना। मैंने कहा और गाड़ी से उतर गया। मैंने उसे हाथ मिला और उस शख्स के साथ चल दिया। सामने दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे। हम इस कच्चे रास्ते से हटकर खेतों के दरमियान चलने लगे। हमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसने कहा, तो चलो लेकिन एहतियात से। मैंने धीमे से जवाब दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम ऐसी जगह आन पहुंचे जहां पर खेत खत्म हो गए थे। सामने सपाट जमीन थी। एक बड़ी सी टीकरी के साथ बैठकर उस शख्स ने अपना सेल फोन निकाला और नंबर पुश करने लगा। चंद लम्हों बाद राब्ता हो गया। पहुंच गए हो? दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज उभरी। बिल्कुल करीब है, उसने कहा। बड़े वक्त पर पहुंचे हो। अच्छा फोन चालू रखना और ये बताओ कि मेरा सामान लाए हो। निस्वानी आवाज उभरी। पहले कभी वादा खिलाफी हुई है? उसने कहा। नहीं, पर मेरा पूछना तो फर्ज है ना। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर किसी से बातें करने लगी। वो हमारे बारे में किसी को हदायत दे रही थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज उभरी। अब मुझे नहीं मालूम तुम कहां पर हो। अपनी सिम्मत सीधी करो तो बताऊं, मैं लोकेशन भेजता हूं। उसने कहा और जल्दी से लोकेशन भेज दी। इस दौरान फोन बंद हो गया। उसने दोबारा कॉल की तो बोली, चलो अब आगे बढ़ो तो मुझे पता चले। हम उठकर चल दिए। फोन पर आवाज उभरती रही। हम बढ़ते रहे। मैं इंतहाई मोहतात था। तेज रोशनी के बायस सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरह से हम अंधाधुंध आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद हमारे सामने एक स्याह गेट आ गया तो आवाज उभरी, गेट नजर आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, उसने कहा। तो बस यहीं आ जाओ, लेकिन तेजी से। उसने कहा तो मेरे साथ खड़े शख्स ने मेरे कंधे पर थपकी दी। मैं इंतहाई तेजी से गेट की जानिब भागा। इस गेट के पास मेरी मौत भी खड़ी हो सकती थी। मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता था और मैं वहां से सरहद पार भी कर सकता था। मैं बिल्कुल गेट के करीब पहुंचा तो गेट जरा सा खुला। वहीं तेज आवाज सुनाई थी, अबे चल जल्दी। मैं गेट तक पहुंचा और फिर अगले चंद लम्हों बाद मैं गेट के पार था। मेरे सामने गहरे सांवले रंग की लड़की वर्दी में खड़ी थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और बोली, ला मेरा सामान। मैंने अपनी जैकेट की जेब से सोने के 5 बिस्किट निकालकर उसे दे दिए। उसने एक निगाह इन्हें देखा और जेब में डालते हुए बोली, चल निकल। सामने एक जीप खड़ी थी। इसमें ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। वो मेरे साथ चलती हुई जीप तक आई। ड्राइविंग सीट पर भी एक लड़की ही मौजूद थी। मैं जैसे ही पिछली सीट पर बैठा, उसने जीप चला दी। बगैर हेडलाइट्स के चलती हुई जीप जिसे एक अजनबी लड़की ड्राइव कर रही थी। गहरा अंधेरा, हर तरफ सन्नाटा और अजनबी देश। बस एक सरहद की लकीर अबूर की और अजनबी देश हो गया। खेतों के दरमियान 15 से 20 मिनट तक सफर होता रहा। फिर एक डेरे से कुछ फासले पर उसने जीप रोककर कहा, वो सामने वहां चला जा। मैं जीप से नीचे उतर आया। उसने जीप मोड़ी और उसी अंधेरे में गुम हो गई।
मुझे लगा जैसे वो इन कामों की बहुत ज्यादा माहिर है। मैं कच्ची सड़क पर तन्हा खड़ा था। मेरे इर्द गिर्द गहरा अंधेरा और दबी सन्नाटा था। मैं रास्ते से हटकर खड़ा हो गया। मुझे यहीं इंतजार करना था। तकरीबन 2 मिनट बाद मेरा सेल फोन बज उठा। दूसरी जानिब शहबाज था। पहुंच गए हो? हाँ, लेकिन एक डेरे के बाहर। मैंने बताया। अभी कॉल आ जाती है तुम्हें, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ से पुरएतमाद आवाज उभरी। कहाँ खड़े हैं साहब? डेरे के बाहर कच्ची सड़क पर। मैंने बताया। मैं आ रहा हूं, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो आ गया। वो एक लंबा सा नौजवान था। उसने शाल ओढ़ रखी थी। उसने मुझे साथ लिया और डेरे में चला गया। वहां एक पीला बल्ब रोशन था। तभी मुझे पता चला कि वो एक सिख नौजवान है। रविंदर सिंह मेरा नाम है जी। अब आराम करना है या निकलें? निकलो यहां से, जितनी दूर जा सकते हैं चलें, मैंने कहा। चलें जी फिर, उसने कहा और कोठी नुमा गैराज में खड़ी एक कार निकाली। हम इसमें सवार हुए एक अजनबी सफर पर चल दिखे। इस वक्त सूरज निकल रहा था जब हम फरीदकोट के नवाह में पहुंच गए थे। वो एक छोटा सा गांव राजो वाला था। हम फिरोज रोड से बाएं जानिब मुड़े। सरासा आगे पानी वाली टंकी थी। इसके पास से गुजरते हुए हम एक 2 मंजिला घर के पास जा पहुंचे। वहां मौजूद एक जोड़ा हमारे ही इंतजार में था। हमें ऊपरी मंजिल का एक कमरा दे दिया गया। लो जी, अब फ्रेश हो जाओ, फिर खा पी कर सो जाना, मर्द ने कहा। तो मैं सीधा बाथरूम की तरफ चल दिया। मैं नींद से बेदार हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। रविंदर सिंह कमरे में मौजूद था। मैं तैयार होकर बैठ गया। इतने में वो मर्द कमरे में आया। उसके हाथों में ट्रे थी। इसमें चाय की प्यालियां रखी हुई थी। उसने वो ट्रे मेज पर रखी और मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, चाय पिए जी। मैंने प्याली उठा ली तो रविंदर ने भी उठा ली। मुझे उसका रवैया थोड़ा अजीब सा लग रहा था। शायद पुरस्कार था या वो मुझसे कुछ चाहता था। मैं भी खामोश रहा कि देखें वो क्या चाहता है। मुझे नहीं मालूम आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन आप जो चाहेंगे आपको वैसी ही मदद मिलेगी। मेरे साथ ये तय हुआ है कि हर मुमकिन मदद दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। उसने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, आप मेरी मदद को छोड़ें, अपना बताएं। मैंने हतमी लहजे में कहा, ये जिस घर में हम बैठे हैं ना, ये मेरा जाती घर है। यहाँ जो औरत आपने देखी है, समझ ले ये मेरी दूसरी बीवी है। मैंने आपके थोड़ी देर यहाँ पर ठहरने का बंदोबस्त इसलिए किया कि मैं आपसे यही बात कर लूं, फिर शायद हमारा आमना सामना ना हो। ठीक है, मैंने कहा। फरीदकोट में मेरा अच्छा भला कारोबार है, जमींदारा है। पहले पहल कुछ गुंडों ने मुझसे भत्ता लेना शुरू कर दिया। फिर 2-4 बरसों ही में लाखों से करोड़ों तक जा पहुंचा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भले मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन इनका सफाया होना चाहिए, बस यही। उसने इंतहाई नफरत से कहा, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से? मैंने पूछना चाहा तो वो बोला, सिर्फ ये कि मैं राकेश वर्मा के खिलाफ था। समय ने हमारी दुश्मनी कॉलेज दूर ही से शुरू हो गई थी। जैसे ही वो मंत्री बना, उसने मुझे क्लाश कर देने की सजा दी और वो इसमें कामयाब रहा। उसने साफ गोई से कहा, आप मेरी कहां तक मदद कर पाएंगे और कैसे? मैंने यूं ही पूछ लिया तो वो बोला, जैसी मदद भी चाहेंगे। मैं हर उस बंदे को जानता हूं जो राकेश वर्मा के खिलाफ है। उसने कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन जब हर बंदा मुझे जानेगा तो मेरा पत्ता तो फौरन साफ हो जाएगा। अरे नहीं साहब, मैंने सबको बताना थोड़ी है। मुझे तो खुद आपसे नहीं मिलना, कभी सामने नहीं आना। मैं राब्ता किससे रखूंगा, क्या फोन पर? मैंने हैरत से पूछा तो वो थोड़ा एतमाद से बोला, ये रविंदर किस लिए है? इसीलिए तो है। दूसरा मेरा नंबर रखें अपने पास, अगर जरूरत हो तो कॉल कर लें, ऐसी भी गई गुजरी बात नहीं। ओके, मैंने हतमी लहजे में कहा और खामोश हो गया। मैं समझ गया था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही बुज़दिली थी जिसने उसे कंगाल कर दिया था। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत से काम लेता तो ऐसा कभी ना होता, मगर मेरे दिमाग में ये बात उतर नहीं रही थी। एक आदमी जिसके पार मुल्क में राब्ते हों, वो मेरे जैसे गैर कानूनी तौर पर आने वाले बंदे को भी संभाल लेने का हौसला रखता हो, तो यही वो सवाल था जिसने मुझे उलझन में डाल दिया। हम चाय पी चुके तो तभी मैंने रविंदर सिंह से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे आपके साथ ही रहना है जी, अब भाई समझ लो या मुलाजिम, उसने हंसते हुए कहा। तो मैंने उठकर उसे गले लगा लिया। भाई हो तुम मेरे, चल अब निकलें। राजोवाला से निकलकर हम फरीदकोट की तरफ चल पड़े। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पारो कॉलोनी पहुंच गए। फरीदकोट में यही हमारा ठिकाना था। रात का आखिरी पहर था जब मेरा सेल फोन गुनगुना उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो मुस्कुराहट मेरे लबों पर फैल गई। वो रितु का फोन था जिसे मैंने अपनी आमद के बारे में बता दिया था।
वो आंधी और तूफान की तरह तकरीबन 15 घंटे का सफर करके फरीदकोट पहुंच गई थी। मैंने कॉल रिसीव करते ही पूछा, किधर हो? तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच गई हूँ, बाहर जहां कुछ सड़क पर हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और जल्दी से नीचे जाने के लिए कमरे से निकला। मैं अभी सीढ़ियों पर ही था कि रविंदर तेजी से निकलते हुए बोला, क्या हुआ जी? एक दोस्त आई है यार, मैंने कहा और बाहर जाने के लिए दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैं पोर्च में आ गया था कि रविंदर ने बढ़कर बैरूनी गेट खोला। तब तक मैं पहुंच चुका था। बाहर थोड़े से फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसकी हेडलाइट्स रोशन थी। रविंदर को देखते ही गाड़ी आगे बढ़ी, गेट के सामने आई तो इसमें बैठी हुई रीतू दिखाई दे गई। अंदर ले आओ। मैं लाउंज में आया तो रीतू अंदर दाखिल हुई। मैंने उसे देखकर अपनी बाहें फैला दी। वो गर्मजोशी से मेरे सीने से आ लगी थी। उसकी गिरफ्त से उसके जोश, खलूस और खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। चंद लम्हों बाद मैंने उसे खुद से अलग करके उसके चेहरे को देखा। वही बॉय कट बाल, गोल चेहरे पर मोटे नैन नक्श, नाक थोड़ा बैठा हुआ, मोटे सुर्ख होंठ, आंखें बड़ी बड़ी थीं जिन पर चतवन बनी हुई सफेद रंग, लेकिन अब इसका जिस्म पतला नहीं, काफी सेहतमंद हो गया था। क्या देख रहे हो? उसने दबे दबे जोश से पूछा। थोड़ा बहुत बदली हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और दिल न बदलें, बाकी सब ठीक है, उसने कहा तो रविंदर के साथ एक लड़की अंदर दाखिल हुई। इस पर निगाह पड़ते ही बोली, ये नैना है, हर फन मोला कह लो, हमारे साथ रहेगी। चलो अब तुम बहुत लंबी ड्राइविंग करके आई हो, आराम कर लो, मुझे बस सोना है, उसने थके हुए लहजे में कहा। आए, रविंदर सिंह ने कहा तो वो जाने लगी, फिर एकदम से रुक कर बोली, रानी जी का नहीं पूछोगे? हाँ, कैसी है वो? मैंने धीमे से पूछा तो वो मेरी तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में बोली, जो मीठा रोग दे आए थे ना उसी में चल रही है। चल देख लेंगे वो भी, तुम आराम करो। मैंने रुख फेरते हुए कहा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। मैं भी कमरे ही में आकर लेटा था कि मेरा सेल फोन गुनगुना उठा। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गया। वो बिमला का फोन था। मैंने कॉल रिसीव की तो वो तेजी से बोली, अबे साले राजवीर, तुम भारत में आ गए हो और मुझे बताया ही नहीं तुमने, क्या छुप जाओगे मुझसे? किसने कहा तुम्हें मैं भारत में हूं? मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा तो वो एकदम से गुस्से में बोली, तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। वादा भूल गया है क्या? अगर तुम्हें यह मालूम है कि मैं भारत आ गया हूं तो ये भी तुम्हें पता होगा कि मैं कहाँ हूं। मैंने पुरस्कून अंदाज में पूछा तो वो बोली, 10-11 घंटे के सफर पर फरीदकोट में। ठीक कह रही हूं ना? कैसे पता चला? मैंने पूछा। मैंने वैसे ही तुम्हें चेक किया, 2 दिन हुए राब्ता नहीं किया तुमने तो मुझे पता चला। बता कब मिल रहा है? उसने पूछा। बहुत जल्द, मैं हसरत भरे अंदाज में बोला। चल अब तेरे साथ रहूंगी, खुद पहुंचूंगी तुझ तक, उसने कहा। मैं थोड़ी देर उससे बातें करता रहा, फिर सो गया। दोपहर हो चुकी थी। मैं, ऋतु और रविंदर सिंह एक कमरे में बैठे हुए थे। नैना हमारे सामने चाय रख कर जा चुकी थी। मैंने एक सिप लिया तो ऋतु ने गहरा सांस लेकर कहा, अब तक जो हमारी रिसर्च है इसमें राकेश वर्मा इसी तरह एक मोहरा है जैसे प्रताप सिंह था। इस वक्त राकेश वर्मा सियासत में तो है लेकिन किसी सरकारी गद्दी पर नहीं। इसकी वजह क्या है, इस बारे में 2 बातें सामने आई हैं। एक तो उसकी मुखालफत बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है पार्टी के अंदर से, उसने कुछ ज्यादा ही लूट मार शुरू कर दी थी। दूसरी वजह यह बताई गई है कि वो किसी ज़ेरे जमीन काम पर लग गया है।